सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 62। अभी हमने पिछले पाठों में हमारे लग्न कब बलवान, कब और मजबूत होता है, कब वह हमारे लिए दशा और महादशा आने पर हमें शुभ रिजल्ट देगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और जब उनकी निर्बलता हो जाती है तो कब ये कमज़ोर हो जाएंगे तो हमें अच्छा फल देंगे या नहीं देंगे, मैंने इस बारे में भी आपको समझाने का प्रयास किया। आज हम कुंडली का पहला भाव लग्न भाव, लग्न में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वह हमें कैसा प्रभाव देता है, हम ये समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। अब 12 के 12 भावों के स्वामी, किसी भी घर में कोई भी स्वामी लग्न में आके बैठ सकता है। किसी की कुंडली में 6 नंबर घर का स्वामी होगा, किसी की कुंडली में 8 नंबर का, किसी की कुंडली में 12 नंबर का। तो कुंडली के 12 भावों के जो स्वामी, जिसे हम भावेश कहते हैं, मैं आज आपसे भावेश की बात कर रहा हूं। अगर किसी भी घर का स्वामी अगर लग्न में आकर बैठेगा तो वह हमें किस तरह का फल देगा। अब हमेशा मैंने आपके सामने 1 नंबर मेष राशि की पत्रिका बनाई है, तो आज हम 2 नंबर की बना लेते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 1। अब ये वृषभ लगन की पत्रिका बन गई है। अब वृषभ लगन में हमारे पहला खाना, पहला भाव, लगन कुंडली जिसे हम असेंडेंट कहते हैं, यहाँ 2 नंबर राशि विराजमान है। तो 2 नंबर राशि के स्वामी हमारे शुक्र देव होते हैं। अब अगर लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा होगा तो सबसे पहले वो हमारे लग्न को बलवान कर देता है। अगर आपकी खुद की कोई प्रॉपर्टी है और आप स्वयं उसी में रह रहे हो तो आप उसके मालिक होते हो, तो आप अपने आप में एक मजबूत प्राणी होते हो। उसी तरह से किसी भी भाव का स्वामी अगर लग्न में ही बैठा होगा तो हम उस भाव को बलवान कहते हैं। अब 2 नंबर राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव, जो हमारे एक नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह है। अब शुक्र जैसा ग्रह अगर लग्न में बैठा होगा और वो भी अपने ही घर में, तो पहले घर से हम अपने व्यक्तित्व की बात करते हैं। मेरा शरीर, मेरी बनावट, मेरी रूपरेखा, मेरा रंग, मेरा रूप, मेरी आकृति, हम ये सब चीज़ें लग्न से देखते हैं। अब मेरे साथ जीवन में कोई भी घटना घटित होगी तो मेरे साथ ही होगी। अगर मेरी संतान होगी तो उसकी खुशी मुझे होगी। मतलब कि कुछ भी हमारे साथ घटित होगा तो उस पे हम लग्न को लेंगे ही लेंगे, क्योंकि लग्न स्वयं हम हैं। अब कोई ग्रह चल के आपके घर में आके बैठेगा, कोई मेहमान है जिसे आप बुलाना नहीं चाहते मगर फिर भी वो आपके घर आ जाएगा, तो आप संस्कारों को देखते हुए उन्हें आदर सम्मान भी दोगे, उन्हें चाय नाश्ता भी पूछोगे। अब जब तक वो बैठा रहेगा तो आप उसके साथ बैठे रहोगे, इंटरटेन करोगे। तो आपके भले कोई 2 काम रुक भी रहे होंगे, फिर भी घर आए मेहमान को आपको इंटरटेन करना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर कुंडली के 12 भावों का कोई भी स्वामी इस घर में आके बैठेगा तो वह हमें अपने कारतत्व देगा ही देगा। हम लेना चाहते हैं तो भी देगा, हम नहीं लेना चाहते हैं तो भी देगा। तो अब इस पत्रिका में लग्न का स्वामी लग्न में ही विराजमान है, तो ये लग्न को बलवान करता है। तो अगर जब मैं प्रिडिक्शन करने पे आऊं तो मैं कहूंगा कि ऐसा जातक बहुत अट्रैक्टिव होगा, बड़ा स्मार्ट दिखता होगा। आप लड़कियों को देखते होंगे तो आप उन्हें कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, मगर आप लड़कों को देखते हैं तो आप कहते हैं ये लड़का बड़ा स्मार्ट है, उसे आप ब्यूटीफुल नहीं कहते। तो कहने का मीन्स है कि शुक्र ग्रह हमें एक स्मार्टनेस देता है। कई लोग रंग से बड़े सावले होते हैं मगर फिर भी देखने में बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। उनकी बात करने का स्टाइल, उनका चलने का, उनके बात करने का आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर ये किसी मेल की पत्रिका होगी तो वह फीमेल जेंडर को अट्रैक्ट करेगा, और फीमेल की पत्रिका होती है तो वह मेल जेंडर को अट्रैक्ट करता है। तो हमारे लग्न में अगर शुक्रदेव है, हमारे शुक्रदेव जी की जो जो खूबियां होंगी वह सब हम इस लग्न वाले घर को कह सकते हैं। ऐसा जातक देखने में अट्रैक्टिव होगा, सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, गुड लुकिंग कह सकते हो आप,
इस तरह की जो क्वालिटीज़ आप शुक्र की देखते हैं वह सब क्वालिटीज़ आप कह सकते हैं। अब अगर 2 नंबर घर का स्वामी हमारे बुध देव, मान लीजिए लग्न में बुध देव आकर विराजमान होते हैं, तो हम कहेंगे कि दूसरे घर का स्वामी लग्न में आकर विराजमान हो गया। अब दूसरा घर हमारा धन भी है, हमारा परिवार भी है, हमारे संस्कार भी है, हमारा जोड़ा हुआ धन भी है, हमारे संचित कर्म है। जो भी चीज़ें हमने संचित की है, चाहे वो हमारे कर्म हो, चाहे वह हमारा धन हो, चाहे हमारा एक परिवार है, उसे हम कहते हैं ना, हमने एक परिवार को हमने समेट के रखा हुआ है। हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं मगर हम सब एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। किसी भी चीज़ को जिसने हमने संचित करके रखा होगा वह हमारा दूसरे घर से देखा जाता है। और आजकल सभी लोग सिर्फ रुपए को ही दूसरे घर से देखते हैं क्योंकि सबको धन प्यारा है। अब अगर धन का स्वामी, दूसरे घर का स्वामी यहाँ पर आकर बैठेगा तो ऐसे जातक को अपने परिवार की तरफ बहुत ध्यान रखने वाला होगा। उसको हर पल अपने परिवार की चिंता होगी। अगर वो धनी परिवार से होगा तो उसको धन गॉड गिफ्ट मिलेगा। ऐसे जातक का परिवार बहुत अच्छा, सुलझा हुआ और बेहतर होता है। अब अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे होंगे तो हम शुभ बोलेंगे, अगर अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो हम अशुभ बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर राहु देव बैठे हो या शनि देव बैठे हो तो हम कहेंगे ऐसा जातक का परिवार में एक यूनिटी नहीं होगी। हो सकता है ऐसा जातक कोई नशा करता हो, उनके खान पान हो सकता है वो वेजिटेरियन ना हो, नॉन वेजिटेरियन हो। तो इस तरह से दूसरे घर के अच्छे और बुरे परिणाम जो ग्रह बैठा होगा उसके अनुसार हम कहेंगे। अब मैं मान लेता हूं कि बुध जैसा ग्रह ही दूसरे घर में बैठा है मगर वो 2-2, 3-3 ग्रहों से पीड़ित है, 2-2, 3-3 ग्रह उसके साथ युति बनाकर बैठे हैं, वह और ज़्यादा पीड़ित हो गया है। तो ऐसे जातक की वाणी खराब नहीं होगी। बहुत सारे लोग एब्यूज़ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा दिखाते हैं। कई लोगों को अपने परिवार में रहना पसंद नहीं होता और बाहर निकल के वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब ऐसे जातक की अगर अशुभ ग्रह होगा तो हो सकता है आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि दूसरे घर से हम आंखों का विचार भी करते हैं। अगर मेल पत्रिका होगी तो हम अपनी दाईं आंख की बात करेंगे और अगर फीमेल पत्रिका होगी तो हम उसकी बाईं आंख की बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह होगा तो आप कह सकते हो कि आपकी आई साइट वीक हो सकती है। अब जो हमारे शुक्र देव है वह आई साइट के कारक नहीं है। शुक्र देव को हम विजन कहते हैं। मेरी पास की नज़र कमज़ोर है, कोई कहता है मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। तो जो ये विजन होता है इसे हम शुक्र देव से देखते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, आप बड़े अट्रैक्टिव दिखते हो, बड़े स्मार्ट लगते हो, ऐसे लोग सामने वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो आकर्षण का एक केंद्र बनता है, इसलिए आई साइड के विजन को भी शुक्र से देखा जाता है। तो अगर दूसरे घर का स्वामी शुभ ग्रह अगर लग्न में आके बैठेगा तो ऐसे जातक के पास धन जरूर होगा। जब भी इस ग्रह की दशा या महादशा आएगी, जब इसके शुभ परिणाम मिलेंगे तो जातक को धन का लाभ जरूर होगा। अभी मैंने और ग्रह नहीं लगाए हैं तो ग्रहों की दृष्टियां, अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव, युति, हम इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं आज आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इन 12 घरों का कोई भी स्वामी अगर लग्न में आकर बैठता है तो वह हमें क्या परिणाम देगा। अब मान लीजिए 3 नंबर, तीसरे घर का स्वामी जो कि हमारे चंद्रदेव है। अब चंद्रमा आकर अगर लग्न में विराजमान होगा तो तीसरा घर जो हमें क्रिएटिविटी देता है। ऐसे जातक स्पोर्ट्स में, फील्ड में, सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी में इनका बहुत अच्छा शौक होगा। ऐसे जातक बहुत संघर्ष वाले होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। अब ये उपचे स्थान है तो ऐसे जातक सेल्फ मेड होते हैं। तो हो सकता है ऐसा जातक अपने पैरों पर खुद खड़ा होकर कोई कार्य करे। यहाँ से हम छोटे भाई बहन की बात भी करते हैं, तो ऐसे जातक का छोटा भाई हो ऐसी भी उम्मीद करते हैं। अब आप कहो कि मैंने तो देखा है सर, वो एक लौती संतान है, उनका तो कोई भाई नहीं है। तो हो सकता है ऐसे जातक का किसी से बड़ा अच्छा रिलेशंस हो, वो उनके भाइयों जैसा हो,
या होते हैं ना आपके बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। आप कहते हो ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, मैं इससे, बहन तो मेरी नहीं है मगर मैं इससे राखी बंधवाता हूँ। तो ग्रहों के प्रभाव को हम समझेंगे, देखेंगे, फिर पूरे तरीके से हम प्रिडिक्शन करेंगे। आज हम सिर्फ ग्रह लगन में आएगा तो हम क्या चीज देखेंगे और क्या चीज समझेंगे, सिर्फ ये समझा रहा हूं मैं आपको। अब हमारे चौथे घर का स्वामी अगर लग्न में होगा, तो अब चौथे घर का स्वामी अगर लग्न में होगा तो ऐसे जातक पर माता का प्रभाव बहुत अधिक होगा, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में इसे हम माता का स्थान कहते हैं। ऐसा जातक या तो हो सकता है अपनी मम्मी का लाडला हो, या फिर उसकी मम्मी के अनुसार उनका घर चलता हो, या वो मम्मा बॉय हो, अपनी मम्मा का कहना बहुत ज़्यादा मानता हो। ऐसे जातक को जन्म होते ही सुख, संसाधन, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ें पैदा होते ही मिल गई हो। अब अगर यही घर पीड़ित होगा तो आप कहो जी मेरे दोस्त के घर में चौथे घर के स्वामी लग्न में बैठे हैं मगर वो तो बहुत गरीब है, उसके पास तो पैसे ही नहीं है। अब हो सकता है उसकी मदर फादर कहीं किसी के यहाँ नौकरी करते हो सकता है उसकी माता किसी ऐसे घर में नौकरी करती हो, या वो जातक किसी ऐसे घर में नौकरी करता हो जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मौजूद हो। वह उस घर का सदस्य नहीं भी होगा, उसके बाद भी उस घर की सारी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करता हो। अब मान लीजिए अगर पांचवें घर का स्वामी लग्न में होगा, अब फिर से हमारे बुध देव आ जाएंगे। तो आप कहोगे बुध देव तो दूसरे नंबर घर के स्वामी भी थे और बुध देव इस घर के स्वामी भी हैं। तो आप जानते हैं हमारे 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको दो दो घरों का स्वामित्व प्राप्त है। अब वो इस घर का फल भी करेंगे और वो इस घर का फल भी करेंगे। अब ये मूल त्रिकोण राशि है और ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है। अब जिस तरह मैं अपने दाहिने हाथ से मान लीजिए 15 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो मैं अपने बाएं हाथ से 12 किलो का वजन उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में थोड़ी ताकत कम होगी और राइट हैंड में थोड़ी ज़्यादा होगी, मगर हाथ तो दोनों मेरे हैं। हो सकता है मैं किसी वजन को उठाने के लिए दूसरे हाथ का सपोर्ट लेता हूँ। तो जिस तरह से हम अपने राइट हैंड से ज़्यादा कंफर्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड से उतने कंफर्ट नहीं होते, उसी तरह से हमारे ग्रह भी मूल त्रिकोण राशि में ज़्यादा कंफर्ट होते हैं और दूसरी राशि में कम कंफर्ट होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वह पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल करते हैं और फिर अपनी दूसरी राशि का फल करते हैं। तो क्या ग्रह अपनी दोनों राशियों का फल नहीं करेगा? तो उसे फल अपनी दोनों राशियों का करना है, मगर मूल त्रिकोण राशि उनकी पसंदीदा या उनकी अपनी खुद की फेवरेट राशि होती है, जिसलिए उसका फल हमें पहले देखने को मिलता है। तो हो सकता है ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान हो, क्योंकि बुद्धि का स्वामी लग्न में आके बैठा है। हो सकता है ऐसे जातकों को छोटे बच्चों के साथ उठना, बैठना, खेलना बहुत पसंद हो। अब इस घर से हम संतान की बात भी करते हैं, तो आप कहोगे ऐसा जातक संतान करता हो। अब मान लीजिए उसकी दशा शुक्र की आ गई और बच्चा 8 साल 10 साल का है, तो क्या वो एक संतान पैदा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें काल, समय, परिस्थिति को ध्यान में रखना है। हमारे पास कैसा क्वेश्चन आया है उसको हमें बड़े आराम से सुनना है, और सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस अवस्था में ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो काल, समय, परिस्थिति को पहले समझ लेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये 10 साल का बच्चा है, इसकी संतान तो हो नहीं सकती, मगर हो सकता है इसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है छोटे बच्चों के साथ उठना, बैठना, खेलना बहुत पसंद हो। अब यही किसी बुरे ग्रह का प्रभाव हो तो यहाँ से हम जुआ, सट्टा, लॉटरी भी देखते हैं। यहाँ से हम अपने पूर्वार्जित कर्मों को भी देखते हैं। हो सकता है छोटी सी उम्र में ही लड़का जुआ, सट्टा, लॉटरी का उसको ऐब हो, बुरे ग्रहों की उसके साथ संगति या युति हो, उसका पढ़ाई में मन ही ना लगता हो, वह खाली दिखावा करता हो, किताबें खोल के बैठा रहता हो और पढ़ाई करता ही ना हो, माँ बाप को बेवकूफ़ बनाता हो। तो पांचवें घर का स्वामी अगर लग्न में जाएगा तो हमें यह भी देखना है कि उसकी युति किसके साथ है, उसकी दृष्टि कहाँ है, वह अच्छे ग्रहों के साथ है कि बुरे ग्रहों के साथ है। मगर लग्न का स्वामी अगर पांचवें घर में जाता है तो ऐसे जातक बुद्धि, विवेक में बहुत आगे होते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं। अगर काल, समय, परिस्थिति अच्छी है तो ऐसे जातक का अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान या बहुत केयरफुल रहता है, क्योंकि पंचम का स्वामी लग्न में ही आके बैठा है।
या उसकी संतान अपने माता या पिता के लिए बहुत केयरिंग होती है, बहुत लाभदायक होती है, उसके जन्म होने पर ही माता पिता की किस्मत खुल जाती है, उनकी लॉटरी लग जाती है, वह उनके बच्चों के पैदा होने से उनके घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब परिस्थितियों को हम पूरी पत्रिका पे जब प्रिडिक्शन करेंगे हम तब समझेंगे। अब मान लीजिए 6 नंबर घर का स्वामी लग्न में आकर बैठता है। अब शुक्रदेव 7 नंबर जिनकी मूल त्रिकोण राशि है, अब शुक्रदेव खुद ही लग्न के मालिक भी हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि यहां पर भी है। अब वृषभ राशि और तुला राशि में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हमारी वृषभ राशि की हम पत्रिका की बात करेंगे तो उनकी मूल त्रिकोण राशि जब छठे घर में आती है तो ग्रह अपने कार्तत्व करने के लिए मजबूर होता है। उसे किसी के लिए भेदभाव नहीं है, क्योंकि ग्रहों में हमने जन्म लिया है, ग्रह ने हमारे बीच में जन्म नहीं लिया है। वो हमसे हजारों साल पहले आ चुके थे, हमने उनकी जमीन पर आकर जन्म लिया है। तो शुक्रदेव अगर छठे घर के स्वामी हैं तो वह हमें अपनी दशा महादशा में रोग, ऋण, विवाद और शत्रु भी दे सकते हैं। अब आप कहोगे अभी पहले घर में 2 नंबर राशि में आपने बोला था बलवान है, अपने घर में तो बड़े मजबूत होते हैं। तो कोई ग्रह अगर अपने घर में बलवान होके बैठा है, मजबूत भी है, मगर फिर भी उसकी ड्यूटी तो ड्यूटी है। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, जब आप अपनी जॉब पे जाते हैं तो उस समय आप किसी के बेटे, पापा, भाई, बहन नहीं होते हैं। उस समय आप अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। घर आने के बाद आपको मम्मी भी दिखती है, भाई भी दिखता है, बेटा भी दिखता है। तो ड्यूटी के टाइम पे सिर्फ ड्यूटी होती है। तो जब इनकी दशा महादशा आएगी और अगर ये घर पीड़ित होगा तो हमें रोग, ऋण, विवाद दे सकता है। मगर अगर सिर्फ छठे घर का स्वामी लग्न में बैठा हो और वह पीड़ित ना हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जातक रोगी होगा। हम ये कह सकते हैं इनका जीवन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण होगा। यह किसी सेवा के कार्य में कार्यरत हो सकते हैं। हो सकता है ऐसे जातक की गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि छठा घर तो हमारी सेवा का है ना। अब यहाँ से हम 12वें स्थान को भी देखते हैं, तो हो सकता है वो किसी हॉस्पिटल में नौकरी करता हो, वह किसी जेल में नौकरी करता हो, वह कोर्ट कचहरी के किसी विभाग में नौकरी करता हो, वो किसी एनजीओ में नौकरी करता हो। तो छठे घर से सिर्फ हम बुराइयां ही नहीं देखेंगे, हम यहाँ से अच्छाइयाँ भी देखेंगे। अगर यहाँ पे यही मंगल जैसा ग्रह होगा तो वह हमें रोग, ऋण, विवाद, शत्रु से लड़ने की ताकत देगा। बीमारी तो हमें आएगी मगर हम उससे जीत जाएंगे। हम बीमार होंगे मगर बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो हम जब ग्रह को देखेंगे उसके अनुसार प्रिडिक्शन करेंगे। मगर अगर छठे घर का स्वामी लग्न में विराजमान होता है तो हम कह सकते हैं ऐसा जातक सेवा के कार्य में कार्यरत हो सकता है। ऐसा जातक किसी हॉस्पिटल, किसी जेल, किसी भी अच्छे सेवार्थ के कार्य में हो सकता है नौकरी कर रहा हो, क्योंकि ये कर्म का नवा भी है। अब हम कहते हैं ये अशुभ स्थान है, तो लग्न से छठा तो हमने अशुभ मान लिया। अब कर्म से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कर्म का नवा है। अब कर्म के अनुसार नवा कैसे बुरा हो जाएगा? अब आपके भाग्य में अगर नौकरी करना लिखा है तो कर्म का नवा हमें बता रहा है कि हम नौकरी करेंगे, हमारे भाग्य में नौकरी करना ही लिखा है, या हमारे भाग्य में संघर्ष करना ही लिखा है। हम हर काम में संघर्ष करते रहेंगे और अपना जीवन चलाते रहेंगे। तो सिर्फ अभी हम लग्न को समझेंगे। किसी भी भाव का स्वामी लग्न में आकर बैठेगा तो वह हमें किस तरह का फल दे सकता है। अब हमारे 7वें घर का स्वामी जो कि हमारे मंगल देव हैं। अब मंगल देव जब इस लग्न में आकर बैठेंगे तो कैसा प्रभाव देंगे? फिर काल समय परिस्थिति का उदाहरण मैं लूंगा। मान लीजिए अब किसी जातक की शादी हो गई हो, वो आज शादी करता है और अपनी वाइफ के साथ बड़ी अच्छी इंटीमेसी बनाता है। अब मदर कहेगी शादी से पहले तो ये मेरा बेटा था, मम्मा बॉय बना हुआ था, अब तो सिर्फ बीबी की सुनता है। हो सकता है उसको अपनी वाइफ के थॉट्स इतने अच्छे समझ आ जाते हैं क्योंकि 7वें घर का स्वामी लग्न में आके बैठा है। तो जब काल समय परिस्थिति आई, उसको उसका पार्टनर मिला, उसके साथ उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई कि वह उसके अनुसार चलने लग गया।
जिसे आजकल लोग कहते हैं ये तो बीबी का हो गया है या जोरू का गुलाम हो गया है। मगर हम ये भी तो कह सकते हैं कि उसकी ट्यूनिंग या उसकी बॉन्डिंग उससे इतनी अच्छी बनती है कि वो उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। अब ऐसा जातक अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करेगा तो हो सकता है बहुत अच्छे से पार्टनरशिप निभाए। अब इस तरह से हमें ग्रहों के प्रभाव को समझना है, मगर किस घर का स्वामी किस घर में गया, आज सिर्फ हम लग्न को समझेंगे। अब आठवें घर का स्वामी अगर लग्न में जाता है, आठवां घर जिसे हम दुख स्थान, मृत्यु का स्थान, अचानक पीड़ा का स्थान, हर तरह से बुरा ही बुरा कहने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों आजकल मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी दूसरे तरह से सोचने समझने लग गया हूं या करने लग गया हूं। अब आठवां घर हमारा अचानक लाभ का है। आठवां घर हमारा अचानक चोट देने का भी है। हो सकता है आप घर में बैठे हो, अचानक आपके फ़ोन पे बेल बजी और आपको कोई बुरी खबर आ गई, और हो सकता है आप बैठे हुए अचानक और कोई अच्छी खबर आ गई। तो ये हर चीज़ हमें अचानक देता है। इस घर से हम इंश्योरेंस की बात भी करते हैं, इस घर से हम अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ की बात भी करते हैं। तो अगर ये ग्रह जो लग्न में जाके बैठा है वह पीड़ित नहीं है, तो हो सकता है ऐसे जातक को अपने खानदान की पेरेंटल प्रॉपर्टीज जरूर मिलेगी। हो सकता है ऐसा जातक भविष्य में एक अच्छा एजेंट बने या फिर कोई पॉलिसी वगैरह का बिजनेस करने वाला हो। ऐसे जातक हो सकता है रिसर्च का काम करते हो। यहाँ से हम डॉक्टर भी देखते हैं और यहाँ से सबसे अच्छी बात हम एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं। तो हो सकता है ऐसा जातक जीवन पर्यंत एस्ट्रोलॉजी का काम करे। मगर जब ये घर पीड़ित होगा तो हो सकता है हमें अचानक कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हो, हमें अचानक चोट लग जाती हो, अचानक हमारे साथ कोई ना कोई घटना या दुर्घटना हो जाती हो। तो आठवें घर का स्वामी अगर लग्न में जाएगा तो इन सब तरह के प्रभावों को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर हमारा 9 नंबर हमारा धर्म का स्थान जिसके स्वामी हमारे शनिदेव जी, अब नवम घर का स्वामी शनिदेव अगर लग्न में जाएगा तो हो सकता है ऐसे जातक का प्रभाव अपने पिता के साथ बहुत अटैचमेंट हो, उसके पिता उसके जीवन पर बड़ा कंट्रोल करते हो। वह कहीं घूमने जाए तो उसके पापा का फ़ोन आ जाता हो, कहाँ हो, कब घर आओगे, कितनी देर में आओगे। तो ऐसे पर्सन हो सकता है अपने पिता के साथ या तो ज़्यादा अटैच होते हैं या पिता का प्रभाव उनके जीवन पर या उनके व्यक्तित्व पर ज़्यादा रहता है। अब कोई शुभ ग्रह है तो हो सकता है ऐसा जातक बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हो, धर्म में बड़ा लगा रहता हो, उसे धार्मिक चीज़ों में, धार्मिक सत्संग में, धार्मिक बुक्स पढ़ने में या लंबी यात्रा करने में उसका इंटरेस्ट रहता हो सकता है यहाँ से हम विदेश पार की यात्रा भी देखते हैं। तो ऐसे जातक के जब भाग्य में लिखा है कि वो विदेश जाएगा तो विदेश भी जा सकता है। और अगर भाग्य का स्वामी लग्न में विराजमान होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान भी उसका साथ देते हैं। वह हर पल जो भी अच्छा काम बुरा काम करेगा उसमें अगर अच्छा है तो भगवान का आशीर्वाद भी साथ में मिला होगा। और अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो भगवान भी और आपका परिवार भी उन सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है। अब ये हमारा त्रिकोण भी बनता है जिसको मैंने आपको बताया था, ये हम हैं, ये हमारी संतान है और ये मेरे पिता हैं। तो एक त्रिकोण बन रहा है। कल, आज और कल, मेरा बीता कल कैसा था, मेरा प्रेजेंट कैसा है और मेरा आने वाला कल कैसा होगा, इन तीनों का प्रभाव हम लग्न पे देख सकते हैं। अगर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान मुझे अच्छा जीवन देंगे, मेरी अच्छी किस्मत होगी, मेरा अच्छा भाग्य होगा। और अच्छे कर्मों का और अच्छे भाग्य का फल कौन भोगेगा? मैं ही तो भोगूंगा, स्वयं मैं। तो मेरे को अगर अपना पास्ट और फ्यूचर अगर मैंने दोनों अच्छे बनाए हैं तो इन दोनों घरों का फल मुझे बहुत बेहतर मिलेगा। अब अगर हमारे शनिदेव जी 10 नंबर घर के स्वामी जिन्हें हम कर्म का देवता कहते हैं, अब उनकी मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर घर में है, कर्म का स्थान है, तो हो सकता है ऐसा जातक अपनी छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दे। उसके साथ कुछ ऐसी लायबिलिटीज़, जिम्मेदारियां या मजबूरियां आ जाए कि उनको अपनी उम्र में साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़े और साथ साथ काम भी करना पड़े। या कुछ लोग शौकिया ही बहुत समझदार और अच्छे होते हैं, कर्मठ होते हैं, हर काम में मेहनत करना उनको पसंद होता है और वो अपने काम को खुद ही करने लग जाते हैं।
तो ये कर्म का देवता अगर लग्न में जाता है तो ऐसे जातक बड़े कर्मठ होते हैं, अपने कार्य को बड़े डिसिप्लिन के साथ करते हैं। और ये छोटी उम्र में ही जब हम होश संभाल लेते हैं, अब छोटी उम्र का रेशियो 10 साल से नहीं है, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जब हम बालिग हो जाते हैं, जब हम 18-20 साल के हो जाते हैं, तो हम उसे छोटी उम्र ही कहते हैं कि अभी अभी बच्चे ने स्टैंड करना शुरू किया होता है। तो ऐसी उम्र में ही वो किसी टीचिंग के जॉब में, किसी नौकरी में, किसी प्राइवेट काम में, किसी भी काम में कार्यरत हो सकते हैं। अब हमारे अगर 11वें घर का स्वामी जो कि गुरु बृहस्पति देव जी हैं, अगर अगर लग्न में विराजमान होंगे, अब ये लाभ स्थान का स्वामी है जो लग्न में आकर विराजमान है, तो इस घर से हम मित्रों को भी देखते हैं, बड़े भाई को भी देखते हैं, अपने चाचा को भी देखते हैं, या हमारा बाहर का सोशल नेटवर्किंग किस तरह की है हम उसे भी देखते हैं। तो हो सकता है आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो, आपको अपने मित्रों से, बड़े भाई से बहुत अच्छा लाभ मिलता हो। जब भी आपके साथ कोई अच्छा या बुरा बैड टाइम आता है तो आपके दोस्त, आपकी जो सोसाइटी है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ या अपने जो भी सोशल नेटवर्किंग है उसमें उन सब के साथ बड़ा इन्वॉल्व होते हो, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो, और जीवन में आपको जब जब इसकी दशा और महादशा आएगी उस समय पर आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब इस घर में जो भी ग्रह होगा, उसके जो भी कारतत्व होंगे, उनका लाभ और उनकी वृद्धि हमारे जीवन में जरूर होगी। अब अगर 12वें घर का स्वामी लग्न में विराजमान होगा, जो कि 1 नंबर राशि है, जिसके स्वामी हम मंगल देव जी को कहते हैं। अब अगर 12वें घर का स्वामी लग्न में आके विराजमान होता है, जो कि लग्न का 12वां कहा जाता है, तो हो सकता है 12वें से हम विदेश पार की यात्रा की बात करते हैं। हो सकता है जब आपका जन्म हुआ हो आप अपनी जन्मभूमि से दूर रहते हो। कई बच्चे होते हैं दिल्ली में पैदा होते हैं, पेरेंट्स का कोई काम शुरू हो जाता है, उनको गुड़गांव या बॉम्बे या हैदराबाद कहीं शिफ्ट होना पड़ जाता है, या उनको अपनी स्टडी से रिलेटेड इंटर तक की पढ़ाई तो घर में की, उसके बाद वो विदेश चले जाते हैं, या उनको विदेश से अच्छा लाभ मिल जाता है, वो वहाँ सेटल हो जाते हैं। तो अब हमें यहाँ से देखना है, ये हमारे शयन का भी है। हो सकता है ऐसे जातकों को नींद बड़ी आती हो। आजकल के बच्चे आलसपन थोड़ा दिखाते हैं और उनको आराम से रात को जगा लो और दिन में जितना मर्जी सुला लो। तो ऐसे बच्चों को हो सकता है नींद बहुत अच्छी आती हो। तो इस तरह से जो भी हमारे 12वें घर के प्रभाव होंगे, उनमें ग्रह बैठा कौन है, वह किसके साथ बैठा है, उसे देख कौन कौन रहा है, उसके एक घर पहले और एक घर बाद में बुरे ग्रह हैं कि अच्छे ग्रह हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको पाठ संख्या 60 और 61 में बताई है। और 1 नंबर पार्ट से लेके 60 नंबर पार्ट तक मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ नया बताने का प्रयास कर रहा हूं, कि ताकि हर पाठ में कुछ नया होगा तो आपको अच्छा लगेगा और धीरे धीरे आपकी सामर्थ्य को भी बढ़ा रहा हूं। तो आज मैंने सिर्फ लग्न की बात की है कि लग्न में ग्रह विराजमान हो, 12 के 12 भावों का कोई भी ग्रह विराजमान हो तो हमें किस तरह से प्रिडिक्शन करनी है। अगले पाठ में हम इसे लग्न मान लेंगे, तो धन का स्वामी 12 घरों में कहाँ जाए या कहाँ आकर बैठे। हो सकता है 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में आके बैठे, 10वें घर का स्वामी दूसरे घर में आके बैठे। तो हम इस तरह से कुंडली के 12 भावों की प्रिडिक्शन करेंगे। जब आप 12 भावों की प्रिडिक्शन देख लेंगे, नियम सारे आप सीख चुके हैं, जो थोड़े बहुत बाकी हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे बीच बीच में सिखाता रहूँगा। तो फिर जब हम चार्ट लगा के प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करना सीख सकेंगे। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा और पूरा प्रयास कर रहा हूं कि कुछ भी कमी ना छोड़ूं। बाकी जितनी मेरे पास समझ है मैं वो तो आपके साथ साझा कर रहा हूं। कहना तो नहीं चाहिए, मगर मेरे मन में सवाल आ जाता है कि जब मैं YouTube पर कभी बैठता सर्च करता हूं कि 80,000 लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, 60,000 लोगों ने इसको इम्प्रेशन दिया, और जब मैं उस पर लाइक देखता हूं तो 30 लाइक, 32 लाइक, 35 लाइक आते हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं इतनी मेहनत करके अपना ज्ञान आपके साथ साझा कर रहा हूं, आपसे किसी तरह के कोई पैसे भी नहीं मांगता और किसी तरह की कोई डिमांड भी नहीं करता। उसके बाद लोग वीडियो देखते हैं, समझते हैं
ज्ञान लेना चाहते हैं, मगर एक लाइक का बटन या एक कमेंट्स देना पसंद नहीं करते। तो वाकई समझ आता है कि कलयुग पूरी तरह से आ चुका है कि लोग लेना जानते हैं मगर ये तक जताना नहीं चाहते कि हमने आपका कोई ज्ञान अर्जित किया है। मगर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से कभी ये नहीं कहना चाहता कि मुझे फॉलो करो, मेरे को कमेंट्स करो या मुझे लाइक करो या सब्सक्राइब करो। मैं थोड़ा बहुत और मेहनत और प्रयास करूंगा और 30, 40, 50 वीडियो बनाना चाहता हूं। अगर उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती है तो मैं आप सभी को हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा। मैं औरों की तरह भीख मांग मांग के कभी नहीं कहूँगा कि मुझे लाइक करो या मुझे सब्सक्राइब करो। अगर मैं आपको सही ढंग से पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मेरा ज्ञान आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपके जो मन को उचित लगे वो करें। मगर मैं अपने निष्काम भाव से आपको हर चीज़ समर्पित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा बनी रहे। सभी को हरि ओम।